हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे आपके एमएससी की तैयारी करवाई जाती है, स्पेशली एमएससी जूलॉजी की। ठीक है, तो एमएससी जूलॉजी में हमने बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। इसके पहले बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं, जैसे कि नॉन कोडेटा स्टार्ट कर दिया गया, तो उसी के नॉन कोडेटा में ही कुछ हम लोग डेली एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखते हैं आज जो बारी है वो है कोरल्स के बारे में। मतलब कोरल्स क्या होते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं। मतलब शॉर्ट नोट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कई बार। ठीक है, तो चलिए आज कोरल रीफ को देख लेते हैं, कोरल रीफ क्या होता है। ठीक, तो देखो, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कोरल रीफ। और हाँ, एक चीज़ और, आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करो। ठीक है, उनका भी थोड़ा मोड़ा फ़ायदा हो सके। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नोट्स मिलते हैं वो नोट्स बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स लिखवाए जाते हैं। ये हम आपको हर वीडियो में कहते हैं, और शायद ही एमएससी का नोट्स पूरे यूट्यूब पे कोई देता होगा। ठीक है, तो देता होगा, हमें नहीं पता, लेकिन फिर इतने ईजी लैंग्वेज में, इतना मतलब समझने वाले लैंग्वेज में, जो हिंदी मीडियम का भी बच्चा रहेगा वो भी बिल्कुल आसानी से समझ सकता है इस नोट्स को। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, तो चलिए कोरल रीफ्स को देखते हैं। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, तो देखो, कोरल्स आर एनिमल्स। कोरल जो होते हैं ना, वो एनिमल्स ही होते हैं। मतलब देखने में ये लगेंगे, मतलब देखोगे अगर ना, कहीं आपको कोरल्स दिख जाएंगे तो वो देखने में लगेंगे कोई पत्थर है या फिर कोई प्लांट्स वगैरह है, तो वैसा लगता है ये कोरल देखने में। ये होता है कहाँ, समुद्र में होता है, सी में होता है। ठीक है, तो देखने में प्लांट या फिर रॉक्स जैसे पत्थर वगैरह, चट्टान पत्थर जैसे दिखते हैं, लेकिन ये होते क्या है, एनिमल्स ही होते हैं। कोरल्स आर एनिमल्स, नॉट प्लांट और रॉक्स। एनिमल्स होते हैं और या प्लांट और चट्टान नहीं होते हैं। ठीक है, दे बिलोंग टू फाइलम नाइडेरिया। ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करते हैं। देखो, इसके पहले हमने जितना भी लेक्चर्स बताए हैं, जितने भी लेक्चर्स हम लोग पढ़े हैं, वो सारे प्रोटोजोआ के थे या फिर कौन से थे, पोरिफेरा के थे। लेकिन अब हम धीरे धीरे नाइडेरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो कोरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाइडेरिया से बिलोंग करते हैं। और नाइडेरिया कौन से होते हैं, जिनमें जेली फिश आते हैं, वही नाइडेरिया जो फाइलम है, उसी फाइलम को नाइडेरिया कहते हैं। जैसे जेली फिश या फिर सी एनेमोन जो होते हैं वो आते हैं किसमें, नाइडेरिया फाइलम में। तो उसी नाइडेरिया फाइलम में कौन से आते हैं, कोरल्स भी सेम उसी फाइलम में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या पॉइंट है, कोरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलिप। कोरल को हम लोग कई बार पॉलिप कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कोरल्स सिक्रीट केमिकल कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस होता है जो हार्ड सब्सटेंस होता है। वो क्या करता है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोरल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट टू बिल्ड हार्ड स्केलेटन ओवर टाइम। दिस स्केलेटन एक्यूमुलेट टू फॉर्म रीफ। अब देखो, इसका कहने का मतलब ये, हम लोग कोरल्स के बारे में तो पढ़ रहे हैं। कोरल्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे कोरल्स ना एनिमल्स होते हैं, समुद्री एनिमल्स होते हैं जो कि फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब कोरल्स जो होते हैं वो मतलब बहुत सारे कोरल्स इकट्ठा होते जाते हैं। तब जब बहुत सारे कोरल्स इकट्ठा होंगे तब जाके बनते हैं, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं हम लोग कोरल रीफ। ठीक है, बहुत सारे एक्यूमुलेशन से, कोरल्स के एक्यूमुलेशन से, मतलब कोरल बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, उसके बाद बनता है रीफ। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कोरल रीफ। और ये जो कोरल्स होते हैं एक हार्ड सब्सटेंस रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या बनाता है, इसका स्केलेटन बनाता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। दे आर फाउंड इन ओशियन फ्लोर नियर शोर। देखो, ये पाए जाते हैं ओशियन के फ्लोर, मतलब ओशियन के नीचे पाए जाते हैं, समुद्र के नीचे। और नीचे तो पाए जाते हैं समुद्र के फ्लोर पे, लेकिन किनारे पे, समुद्र के किनारे पे ही होते हैं। ठीक है, एकदम ये नहीं कि समुद्र के बीचों बीच में पाया जाता है, नहीं, समुद्र के नीचे वाले लेयर पे पाए जाते हैं, सबसे फ्लोर पे। और फिर क्या होता है, समुद्र के फ्लोर पे पाए जाते हैं, और ये क्या है, शोर मतलब किनारे पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे लुक लाइक प्लांट्स और रॉक्स बट आर रियली एनिमल्स। वो क्या करते हैं, दिखते तो हैं हमें प्लांट्स जैसे, बहुत सुंदर। देखो, कोरल रीफ का आप गूगल करके देखना, बहुत ही सुंदर। अगर आप कोरल रीफ करोगे ना तो इतना सुंदर दिखेगा, वो पेज इतना सुंदर बना रहेगा,
कि लगता है कि वो एनिमल लगेंगे ही नहीं, वो लगेगा कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कोई बड़े बड़े अच्छे से बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, कोई घूमने वाले पर्यटक स्थल या फिर कुछ अच्छा सा, बहुत गूगल करके आप देख लो कितना सुंदर वो दिखेगा, ठीक है। तो वो प्लांट्स जैसे दिखते वो लगती नहीं कि वो एनिमल्स होंगे, ठीक है। देखो अब ये क्या होते हैं, कोरल्स हमने ऊपर बताया था, क्या बताया था कि बहुत छोटे छोटे मिलीमीटर कई होते हैं जो मिलीमीटर से भी कम उनका साइज होता है, लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत बड़े, ये आगे बताया जाएगा, अभी आप लोग समझो बस, आगे बताया गया पूरा मेंशन किया गया है, ठीक है। तो प्लांट्स रॉक जैसे दिखते हैं बट ये होते हैं एनिमल्स ही होते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन थाउजेंड्स ऑफ कोरल्स लिव टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स दे बिल्ड अ बिग हार्ड स्ट्रक्चर। देखो अब क्या होता है, कई सारे कोरल्स ना क्या करते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, इकट्ठा होते, मान लो एक जगह, जैसे आप लोग रेत देखे हो ना, समुद्र में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, रेत पाया जाता है। तो रेत क्या होता है, इकट्ठा होते 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 एक जगह, मान लो रेत ही इकट्ठा हो रहा है समुद्र में, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा वहाँ बहुत ज़्यादा रेत इकट्ठा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा रेत इकट्ठा होने के बाद अगर हो गया, सोचो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर रेत इकट्ठा हो गया तो बड़े बड़े टीले बन जाएंगे ना रेत के समुद्र में। तो सेम टू सेम वैसा ही होता है, क्या होता है, सेम वही होता है कि जहाँ भी बहुत सारे कोरल्स इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होते होते वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो यहाँ भी मेंशन किया गया था उसको ही रीफ कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बिग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जैसा कि यहाँ पे हार्ड स्ट्रक्चर का मेंशन इसलिए किया गया क्योंकि आप लोग को पता है, क्या पता है कि ये जो कोरल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक, तो इसीलिए उसका स्ट्रक्चर भी हार्ड होगा क्योंकि ये रिलीज करता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड होता है, मतलब पूरा का पूरा अगर हम लोग रीफ को देखें तो क्या होगा, हार्ड ही होगा। नेक्स्ट, दिस बिग कलरफुल अंडर वाटर सिटी इज कॉल्ड कोरल रीफ। अब देखो अंडर वाटर सिटी का मेंशन क्यों किया गया, सिटी मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि जब हमने बताया था कि बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े, देखो 1 मिलीमीटर कोरल्स जो होंगे ना बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, 1 मिलीमीटर के 2 मिलीमीटर के इतने छोटे 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 होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन ये जब बहुत सारे इकट्ठा होते जाते हैं तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमें दिख सकते हैं। अब ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं ना जहाँ सोचो टूरिज्म के लिए लोग देखने भी जाते हैं। बताओ ये इतने यूनिसेलुलर सब्सटेंस, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, वो अपना ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कई सालों बाद, जो कि क्या होता है, टूरिज्म का स्थान बन जाता है, वहाँ पे लोग देखने भी चले जाते हैं उन सबको। सोचो कितने पावरफुल। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा दिन तक ये चलता है, 100,000 ईयर तक जाके ये रीफ बनता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। अब ये कलरफुल इसलिए क्योंकि बहुत सारे इकट्ठा होते हैं। तो अभी सिम्बायोसिस अभी आपको आगे बताएंगे। सिम्बायोसिस मतलब कलर बहुत सारे क्या करते हैं, कलरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि एल्गी से उनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है। कोरल्स सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं किससे, एल्गी के साथ। अब आपको पता है कि एल्गी बहुत सारे कलर्स के होते हैं। एल्गी कौन से कलर्स के होते हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं। जैसे कि आपको पता है रेड एल्गी भी होते हैं, ग्रीन एल्गी भी होते हैं और फिर कलरफुल एल्गी भी होते हैं। तो एल्गी के साथ वो रिलेशन करता है, तो जाहिर सी बात है एल्गी कलरफुल होगा तो वो भी कलरफुल ही दिखेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कलरफुल का नाम कलरफुल मेंशन किया गया। और सिटी इसलिए क्योंकि जैसा आपको पता है कि जैसे आप सिटी में जाओ ना तो कितने रंग बिरंगी घर दिखते हैं आपको, कितने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स रंग बिरंगी कलरफुल दिखते हैं। वही इसलिए बस ज़्यादा कुछ है नहीं। सिटी का मतलब यही है कि जैसे सिटी से कंपेयर किया गया कि सिटी में कैसे चमक धमक दिखता है, बहुत सारे कलरफुल चीज़ें दिखती हैं, वैसे ही यहाँ भी रीफ आप देखने जाओगे तो रीफ भी बहुत ही कलरफुल दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है ये, ठीक है। लगता है कि एक शहर है ये, ठीक। इट बिकम होम फॉर मेनी फिशेस, क्रैब्स, सी टर्टल एंड अदर सी एनिमल्स। देखो ये ना कोरल्स क्या होते हैं, कोरल बहुत सारे जानवरों के लिए शेल्टर का ये काम करते हैं। बहुत सारे जानवरों का ये शेल्टर होता है रीफ, क्योंकि पानी में होता है। पानी में जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो यहाँ भी आके रह सकते हैं कोरल्स के पास, ठीक है। एक चीज़ और कि यहाँ पे नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, बैकग्राउंड नॉइज़, तो नॉइज़ को ज़रा इग्नोर करिएगा क्योंकि आज भी वीडियो डे टाइम में ही बन रहा है, ठीक है। जब रात को जब वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादा शोर गुल नहीं सुनाई देता है, लेकिन जब दिन के टाइम में बनता है तो जैसा कि मेरा घर ना रोड के पास में है तो रोड पे तो शांति रह नहीं सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा बैकग्राउंड नॉइज़ को और अपने लेक्चर की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड, रीफ क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है बहुत सारे जानवरों को, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। तो सुंदर दिखता है तो हमको भी सुंदर दिखता है, मतलब जानवरों को भी सुंदर ही दिखेगा। तो सब लोग जानवर जितने भी होते हैं
वो वहाँ आके रह सकते हैं कोरल के पास, ठीक है, कोरल रीफ के पास। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कोरल रीफ आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन कोरल्स बिलोंग टू एंथोजोआ एंड एल्गी। देखो ये कोरल जो होते हैं हमने बताया कि क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं किसके साथ, कोरल्स। जो कोरल रीफ होते हैं ना, कोरल रीफ वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है इनका किसके साथ, कोरल्स। मतलब ये कोरल्स कौन से होते हैं, नाइडेरिया के फाइलम से बिलोंग करते हैं। और जो नाइडेरिया के फाइलम से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जो क्लास होता है एंथोजोआ, कोरल्स नाइडेरिया के फाइलम से बिलोंग करते हैं, लेकिन उस फाइलम में एक क्लास होता है, कौन सा क्लास, एंथोजोआ, ठीक। तो एंथोजोआ से ये बिलोंग करते हैं और एक एल्गी के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। वो एल्गी जूजेंथिला क्लास से, जो एल्गी जूजेंथिला क्लास से बिलोंग करते हैं उनके साथ ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। और ये जूजेंथिला जो आपको दिख रहा है ना, ये एल्गी होते हैं, कौन से एल्गी, डाइनोफ्लेजलेट्स, मतलब डाइनो मतलब 2 फ्लेजला इनमें पाया जाता है, कौन में, जूजेंथिला जो होते हैं क्लास के एल्गी जो होते हैं। ये जूजेंथिला आपको एक क्लास है, इस क्लास से जो भी एल्गी बिलोंग करते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं किसके साथ, कोरल्स के साथ। अब कोरल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं ये कौन से, कौन से, ये जूजेंथिला, ठीक है, एल्गी। अब ये एल्गी कौन से होते हैं, डाइनोफ्लेजलेट्स, मतलब इनमें 2 फ्लेजला पाया जाता है। अब देखो जैसा कि अब इन सब का काम क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन यही होगा, मतलब दोनों काम करेंगे, फायदा दोनों का होगा, दोनों साथ रहेंगे, दोनों का फायदा होगा। तो जैसा कि आप फंजाई में पढ़ते हो कि एल्गी और फंजाई का क्या काम रहता है, सेम टू सेम यहाँ भी वही काम रहता है कि एल्गी जो होगा वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा, और जो होगा दूसरा वाला पार्टनर होगा वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। सेम यहाँ भी होगा, द एल्गी फोटोसिंथेसाइज, मतलब एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और प्रोड्यूसिंग एनर्जी का मतलब ये है कि फूड बनाता है, विच आर यूज बाई कोरल्स, जो फूड बनाता है या फिर जो एनर्जी बनाता है वो कौन यूज़ करता है, कोरल्स यूज़ करते हैं। और वाइल, जबकि कोरल क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं किसको, एल्गी को। यहाँ पे एंड न्यूट्रिएंट फॉर द एल्गी, ये थोड़ा लाइन गलत है, ये इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट तो यही प्रोवाइड कर रहा है ना, एल्गी ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है उसको, क्योंकि एल्गी ही तो खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस एल्गी ही कर रहा है, एल्गी ग्लूकोज वगैरह सब बनाता है, अब ये बना के कोरल्स को देता है। कोरल क्या करता है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब कोरल पे एल्गी रहते हैं, ठीक है। तो देखो इतना समझ में आया है, आई थिंक सो। देखो इतना आपको क्या लगता है, ये कमेंट में बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है क्या कि ये नोट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में रहता है, ठीक है। हमें तो लगता है कि इजी रहता है, लेकिन आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ, मतलब कोरल रीफ का इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो पहला क्या है, ये जो कोरल रीफ आपका है ना, ये शॉर्ट में या फिर शॉर्ट नोट में ऐसा करके पूछा जाता है, तो इसका ज़्यादा बहुत बड़ा आंसर लिखवाया नहीं है, बहुत बड़ा ये नहीं लिखवाया है, तो पॉइंट में छोटा ही है, याद करने में आपको बहुत याद क्या करना है यार, याद मतलब इतने बड़े हो गए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है बस समझना है आपको, समझ लोगे तो बस एक बार में लिख लोगे, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या होगा, होम फॉर सी एनिमल, जैसे कि आपको पता था कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोरल रीफ के पास बहुत सारे एनिमल्स, जो सी में जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे आके रहते हैं, तो यही है होम, इनका घर बना लेते हैं वो अपना। थाउजेंड्स ऑफ फिशेस, क्रैब्स, टर्टल एंड अदर क्रिएचर लिव देयर, यहाँ पे बहुत सारे टर्टल, फिशेस वगैरह आके यहीं पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फूड फॉर पीपल। अब फूड फॉर पीपल का मतलब ये है, क्या है इसका मतलब ये है क्योंकि ये इसे घर बनाया था बहुत जानवरों ने, ठीक है, कोरल रीफ को अपना घर मान लिया था। अब जाहिर सी बात है घर माना है तो हम लोगों को भी पता है, ह्यूमंस को भी पता है कि यहाँ कोरल रीफ के पास बहुत सारे एनिमल्स रहेंगे जो जिसको क्या करेंगे, वो खा सकते हैं, जैसे कि फिश क्रैब्स, फिश और क्रैब्स तो खाए जाते हैं, कुछ लोग टर्टल भी खाते हैं शायद, आई थिंक, क्योंकि हमने कभी सुना था कि कुछ लोग कछुआ भी खाते हैं, ठीक है। तो उस कछुआ को तो अगर मान लो कुछ लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन फिश क्रैब वगैरह तो सब खाते हैं ना लोग, तो क्या करते हैं, सबको लोगों को पता है कि कोरल रीफ के पास बहुत सारे जानवर रहेंगे, तो सीधे कोरल रीफ पे ही अटैक करते हैं, जाके कोरल रीफ के पास जाते हैं, वहाँ से अपना भोजन मतलब फूड वगैरह ले लेते हैं। फूड कौन कौन से, मैनी फिशेस दैट पीपल ईट, ग्रो एंड लिव अराउंड द कोरल रीफ, मतलब कोरल रीफ के पास बहुत सारी फिशेस वगैरह रहती हैं, तो पीपल जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ से ले आते हैं फिशेस को। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, जॉब एंड मनी। देखो अब कोरल रीफ से कैसे जॉब कैसे मनी मिलेगा, पहली बात तो ये है
कैसे मिलेगा कि वहाँ पे फिशेस, जो मान लो जो फिशरमैन जाता है, मछुआरा जाता है वहाँ पे मछली लेके आएगा, ठीक है, कोरल रीफ से मछली लेके आए तो वो मछली ला के बेचेगा, ठीक, तो उसका वहाँ इकोनॉमिक कंडीशन सही हुआ, वहाँ पे वो पैसा कमाया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और चीज़ है कि वहाँ ना कोरल रीफ, जैसा कि हमने बताया कि बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े, जैसे थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ईयर तक ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते रहते हैं इकट्ठा, बहुत सारे कोरल्स इकट्ठा होंगे 1000 साल 2000 साल 100 साल के बाद क्या होता है, ये बहुत बड़े हो जाते हैं। और जैसा कि बताए थे कि सुंदर बहुत दिखते हैं, क्योंकि एल्गी की वजह से सुंदर दिखते हैं। एल्गी बहुत सारा कलरफुल होता है, सेम कलरफुल होता है, तो आपको देखने में भी वो अच्छा लगेगा, बहुत सारा बड़ा बड़ा कलरफुल वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वो सब दिखते हैं हम लोग को, कलरफुल दिखते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, उसको टूरिज्म का एक स्थान बना लेते हैं, लोग वहाँ पे दूर दूर से देखने आते हैं, वो नज़ारा कितना बढ़िया होगा। आप एक बार गूगल करके देख लेना कितना सुंदर होगा, तो वहाँ सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझो यहाँ पे टूरिस्ट विजिट कोरल रीफ टू सी देयर ब्यूटी। अब कोरल रीफ को लोग क्या करते हैं, देखने जाते हैं और उसकी ब्यूटी को देखने जाते हैं, ठीक है। दिस गिव जॉब टू लोकल पीपल। अब बताओ, लोग जाते हैं, टूरिज्म का स्थान बन गया वो, जैसा कि आप समझ लो मेला बन गया, तो मेले में बहुत सारे लोगों की कमाई भी होती है ना, तो वहाँ के जो लोकल पीपल रहते हैं क्या करते हैं, वो वहाँ से कुछ, मान लो जैसा कि आप लोकल का ही बात करो, मेला लगता है तो मेले के पास कुछ जो लोकल वहाँ के लोग रहते हैं दुकान लगाते हैं बहुत सारा, तो सेम टू सेम वही कंडीशन वहाँ भी होगा कोरल रीफ के पास भी। तो जो लोकल लोग रहेंगे वो अपना दुकान वगैरह वहाँ पे चला लेंगे, तो मस्त आराम से चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे लार्जेस्ट कोरल रीफ की बात करी गई है। अब आपको समझ में आएगा कि कोरल रीफ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कोरल से कितने बड़े बड़े चीज़ें बना लेते हैं, ठीक, बस वो कोरल बस इकट्ठा होते जाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनता जाता है, बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है वो कई सालों बाद। लार्जेस्ट कोरल रीफ की बात करें तो वो कौन सा है, द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में है वो है क्या, सबसे बड़ा, वर्ल्ड का मतलब संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ होता है वो कोरल रीफ है, वो ग्रेट बैरियर रीफ है। अब देखो ये 2300 किलोमीटर लंबा है, सोचो 2300 किलोमीटर लंबा है, कितना बड़ा होगा ये, ठीक है। तो दिल्ली से चेन्नई का रास्ता जितना बड़ा है ना, सेम ये उतना ही लंबा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो लार्जेस्ट कोरल रीफ। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक छोटा सा कितना, मतलब एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक कोरल था, वो कितना बड़ा नज़ारा बना लिया, कितना सुंदर, 2300 किलोमीटर का इतना लंबा वो अपना इकट्ठा हो के एक बहुत बड़ा क्या बना लिए, टूरिज्म प्लेस बना लिए। तो सोचो कितनी अच्छी बात है, तो उसे लोग घूमने जाते हैं, इतना बड़ा है, इतना सुंदर, और सबसे बड़ा और सबसे सुंदर यही है, कौन सा, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। तो देखो आई होप कि समझ में आ रहा होगा सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी समस्या कुछ नहीं हो रही होगी। अब देखो साइज की बात करें, साइज ऑफ कोरल रीफ, देखो आपकी हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, कोई भी आपके मन में डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो देखो डाउट तो कोई नहीं रह जाए साइज की। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या माइक्रोस्कोपिक होता है, तो माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है भाई। अगर एक कोरल मिल के इकट्ठा हो कुछ साल बाद बहुत ज़्यादा कोरल इकट्ठा होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा बन जाता है। नज़ारा इसलिए बन जाता है क्योंकि किसकी वजह से, एल्गी की वजह से। एल्गी क्या होता है, कलरफुल होता है। जैसा कि आप बीएससी में पढ़े हो, इंटर में भी पढ़े हो, बीएससी में एल्गी कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रेड एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होता है, फिर एक बहुत सारे कलर का जो एल्गी होता है, जैसे कि रोडोफाइसी, ये सब पढ़े हो ना, रोडोफाइसी वगैरह, क्रोमोफाइसी, ये सब पढ़े हो आप लोग, ठीक है। तो ये सब एल्गी होते हैं, क्या होते हैं, ये बहुत सारे कलरफुल होते हैं। तो ये सारे कलरफुल एल्गी ही कोरल्स पे प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं ना, तो उस पर एल्गी भी प्रेजेंट हो गया। एल्गी कलर के होते हैं, तो बहुत सारे जब कलर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो देखो कितना सुंदर नज़ारा बनता है, ठीक। तो वही होता है क्या, कोरल रीफ। अब एक बहुत बड़ा बन गया है, ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ है, वो ऑस्ट्रेलिया में 2300 किलोमीटर लंबा है। वो सोचो एक यूनिसेलुलर एनिमल था, वो अपना मतलब इकट्ठा होके इतना सुंदर नज़ारा बना लिया, इतना बड़ा। इसी को कहते हैं क्या, एकता में ताकत। जैसा कि अगर अकेले रहते तो कोई देख पाता क्या, कोई नहीं देख पाता, लेकिन ये जब एक्यूमुलेट होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग उसको देखने आते हैं, ठीक। तो एकता में ताकत थी कि नहीं थी, एकता में ताकत होती है। नेक्स्ट, साइज ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ का साइज के बारे में अगर बात करें तो सिंगल कोरल इज़ वेरी स्मॉल दैट विल ओनली ऑफ
फ्यू मिलीमीटर वाइड। देखो एक सिंगल कोरल की बात करें तो वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, मिलीमीटर से भी कम होता है वो, ठीक है। तो अब क्या करें, मिलीमीटर से भी कम होता है, बट क्या होता है, बट लेकिन व्हेन मिलियंस ऑफ कोरल ज्वाइन टुगेदर ओवर 100 और थाउजेंड्स ऑफ ईयर दे मेक अ ह्यूज कोरल रीफ। अब देखो ये एक दिन की बात नहीं, कोरल रीफ बनाना, कोरल रीफ ना बहुत वर्षों बाद बनता है, बहुत सालों बाद। देखो आज कोई कोरल रीफ होगा इतना बड़ा होगा, मतलब मान लो इतने कोरल्स इकट्ठा हुए होंगे, इतना बड़ा कोरल रीफ होगा। अब वही क्या होगा, कुछ साल बाद, मिलियन साल बाद, कई हजार साल बाद वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। ये कोरल रीफ ये नहीं कि एक दिन की बात है, एक दिन में सब 10 दिन में सब बना लेते हैं कोरल रीफ, नहीं, बहुत वर्षों वर्षों तक चलने वाली ये क्या है, वर्षों तक चलने वाली ये घटना है, जो बहुत दिन बाद, बहुत दिन तक, और ये रीफ बनाता है जहाँ पे लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपके साइज़ के बारे में भी कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है। अब इसके थ्रेड्स देखते हैं, थ्रेड्स क्या क्या है। थ्रेड्स का मतलब ये है ना कि रीफ को, कोरल रीफ को खतरा कैसे कैसे है, खतरा क्या क्या हो सकता है कोरल रीफ को। मान लो इतना अच्छा वो चीज़ दिख रहा है, एक तो इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, लेकिन उसको खतरा भी तो हो सकता है, हाँ खतरा होगा। अब वो लोग क्या कहेंगे, चाहेंगे नहीं कि वो क्या हो, खराब हो, नष्ट हो। तो जाहिर सी बात है कोई अच्छी चीज़ों को ख़राब होने देना नहीं चाहता है, लेकिन वो क्या होता है, नहीं चाहोगे तो भी ख़राब होता रहता है। कैसे होता है वो देखो, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा वो चलता है, क्या ग्लोबल वार्मिंग सुने हो नाम ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी इसको खतरा है, इसको कोरल रीफ को। अब ऐसा होता है ग्लोबल वार्मिंग से भी खतरा है। ओशियन मतलब समुद्र में जब एसिडिफिकेशन हो जाता है, मतलब एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो पानी होता है, जो समुद्र का वाटर होता है, उसमें एसिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो उससे भी कोरल को खतरा होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो उसको खतरा कैसे कैसे है, तो देखो कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कोरल ब्लीचिंग इसके थ्रेड्स में आते हैं। लेकिन एक बात और है कि अगर आपको शॉर्ट में पूछना चाहे ना तो कोरल ब्लीचिंग पूछ सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा लंबा लिखवा दिए हैं, ठीक। तो देखो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। देखो कोरल्स हैव टीनी एल्गी लिविंग विद देम। कोरल्स के पास क्या होते हैं, आपको पता ही है, पहले पढ़े ही तो कि कोरल्स के साथ कौन से होते हैं, एल्गी होते हैं। और वो एल्गी कोरल्स के साथ होके क्या करते हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, एक इसको खाना देता है, एक इसको एक खाना बनाता है, एक खाना खाता है, एक घर प्रोवाइड करता है उसको, मतलब शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक। तो कोरल ब्लीच क्या होता है, तो ये समझो कोरल हैव टीनी एल्गी लिविंग विथ देम, कोरल्स के साथ एल्गी भी उनके साथ रहते हैं, ठीक है। दीज एल्गी गिव देम फूड एंड ऑल्सो मेक देम कलरफुल। क्या करते हैं, एल्गी क्या करते हैं, उसको फूड देते हैं, किसको, कोरल को, और फिर उसको कलरफुल बनाते हैं कोरल को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो ये इतना इजी पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि आंसर एग्जाम में ऐसे ही लिखा जाता है, पॉइंट वाइज ही लिखना और एक एक चीज़ को मेंशन करना, इजी से इजी, हार्ड से हार्ड चीज़ को इसमें मेंशन किया जाता है, तभी जाके क्या बढ़ता है, लाइन बढ़ता है। अब तो कोरल ब्लीच बस ये है ना, कोरल ब्लीच का मतलब क्या होगा, जैसा कि आप अभी किस में आ गए, बीएससी में, ऐसे बीएससी में तो आप लिखने का पूरा मतलब कॉपी कैसे लिखा जाता है पूरा सीख ही चुके होंगे, लेकिन एक बार हम भी बता दे रहे हैं कैसे लिखा जाता है। ये बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों को मेंशन किया जाता है कॉपी में, क्योंकि आपको पता है कि बीएससी और एमएससी में क्या करना होता है, आंसर बढ़ाना होता है, ठीक है। छोटे छोटे आंसर लिखने से यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसलिए आंसर को बड़ा कैसे करके, ये नहीं कि बड़ा करने के चक्कर में कुछ भी छाप दो, कुछ भी नहीं, मतलब देखो ये इसमें कुछ गलत दिख रहा है आपको, कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है, सब इसी के रिलेशन में है, इसी से रिलेटेड है, कुछ भी अलग से नहीं आया है। क्या है, बस थोड़ा इजी लैंग्वेज में करोगे ना और एक एक चीज़ को मेंशन करोगे तो वो आपका लैंग्वेज आंसर ऐसे ही लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो देखो आंसर लिखने का एक तरीका मेरे नोट्स से आपको मिलता होगा, ठीक है। दिस एल्गी गिव देम, क्या करते हैं ये आपको पता था पहले से, लेकिन फिर भी इसको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द सी बिकम टू हॉट। अब देखो यहीं से स्टार्ट होता है क्या, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का बस एक लाइन का आंसर है, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, देखो कोरल ब्लीच का आंसर क्या है, एक लाइन का, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ग्लोबल वार्मिंग होने से कोरल और जो उसके साथ अटैच होते हैं, क्या कोरल और उसके साथ जो एल्गी होते हैं ये दोनों अलग हो जाते हैं, बस इसी को हम लोग कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक। तो बस इतने में काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब देखो क्या क्या लिखना है, ये इतना लिखो, व्हेन द सी बिकम टू हॉट, जब सी में समुद्र बहुत गर्म हो जाता है, कि किसी वजह से गर्म होता है, ग्लोबल वार्मिंग आजकल लोग बहुत फैला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से जब समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, या फिर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, या फिर डर्टी हो जाएगा, या फिर
पॉल्यूटेड हो जाएगा जो वहाँ का वाटर है। तो कोरल गेट स्ट्रेस, जो कोरल होते हैं वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। स्ट्रेस का मतलब ये है कि मतलब कुछ उनमें गड़बड़ी होने लगती है, तनाव, तनाव का यहाँ मतलब ये है कि उनमें दिक्कत आने लगती है। वो जैसे काम कर रहे थे प्रॉपर वैसे काम नहीं करेंगे। अब देखो वो मतलब आराम से क्या कर रहे थे, आराम से अपना टेम्परेचर उनका जो सेट था, मान लो 23 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर उनका सेट है तो 23 डिग्री सेल्सियस पे काम करेंगे। अब अचानक से या फिर ग्लोबल वार्मिंग या फिर धीरे धीरे कुछ भी हो, रीज़न हो, बस वहाँ का इन्वायरमेंट गर्म हो जाए, 23 से हो जाए 50 डिग्री, तो क्या वो रह पाएंगे? सही से नहीं रह पाएंगे। उसी को स्ट्रेस कहते हैं। मतलब जब उनमें उनके फंक्शन में जब थोड़ी खराबी होने लगे, जब सही से काम ना करें, तो वही स्ट्रेस होते हैं। नेक्स्ट, देन द एल्गी हैव द कोरल बॉडी, सॉरी वो एल्गी लीव। अब देखो वहाँ पे काम नहीं सही से कर पाते हैं। क्या, जब बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, क्या करेंगे? वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ होगा ना। कुछ गड़बड़ होगा तो क्या करता है, जो एल्गी होता है उसका एल्गी उसकी बॉडी को, कोरल की बॉडी को छोड़ने लगता है। ठीक, वही बात कही गई है, एल्गी कोरल के बॉडी को छोड़ देता है। विदाउट एल्गी, अब बिना एल्गी के, एल्गी ही तो क्या कर रहा था, उसको खाना दे रहा था ना, और उसको कलर दे रहा था। किसको? कोरल को खाना भी दे रहा था और कलर भी दे रहा था। अब कोरल ब्लीचिंग से ये होगा ना कि आपका जितना भी समुद्र होगा, जितने भी रीफ बन रहे हैं वो सब वाइट हो जाएंगे, सुंदर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, वाइट सफ़ेद, सारे के सारे सफ़ेद दिखेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि कोरल रीफ का यही था, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, तभी तो लोग देखने जाते हैं। हाँ, लेकिन क्या होगा फिर जब एल्गी अलग हो जाएंगे, मतलब कलर वही एल्गी ही कलर वाले थे, तो जब वो अलग हो गए तो वो अट्रैक्टिव दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। देन द एल्गी लीव द कोरल बॉडी, एल्गी क्या करते हैं, कोरल की बॉडी को अलग हो जाते हैं, कोरल की बॉडी से अलग हो जाते हैं। विदाउट एल्गी, अब बिना एल्गी के बेचारा कोरल अकेले क्या करेगा, अपना कलर लूज कर देता है एंड टर्न वाइट। जब एल्गी गया कलर भी ले गया, कलर भी ले गया, कोरल बचे थे क्या, वही गंदे सफ़ेद वाले मिट्टी कलर के बचे होंगे, तो वही सफ़ेद बच जाता है। वो कोरल क्या होता है, सफ़ेद कलर का हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग, बस इसी को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। एक लाइन का आंसर था, क्या था? कोरल ब्लीचिंग ये है कि जब पूरा का पूरा कोरल रीफ सफ़ेद होने लगता है, बस यही है कोरल ब्लीचिंग, और कुछ है नहीं। नेक्स्ट इसका थ्रेट क्या है, ओशियन एसिडिफिकेशन, मतलब इसको और खतरा क्या है कि ओशियन जब समुद्र में एसिडिक हो जाएगा, वाटर वहाँ का एसिडिक हो जाएगा, तो वो उससे भी क्या होगा, कोरल्स को नुकसान होगा। इट मेक हार्डर फॉर कोरल टू बिल्ड स्केलेटन। अब देखो स्केलेटन किससे बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट से। अब एसिड की मात्रा किस में ज़्यादा हो जाएगी, एसिड की मात्रा पानी में ज़्यादा हो गई, तो अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो अलग सब्सटेंस बनाएगा। ठीक है, तो जब एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वाटर में एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, वो अलग सब्सटेंस बनाने लगेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके, तो उसका स्केलेटन बना पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए उसका हार्ड होता है। वो अगर वो ओशियन में एसिडिफिकेशन बहुत ज़्यादा होने लगा तो क्या होगा, कोरल्स अपना स्केलेटन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका खतरा ये भी है, कोरल्स को क्या खतरा है, ओवर फिशिंग, मतलब जब लोग ज़्यादा ही फिश करने जाएंगे, मान लो वहीं पे क्या पहले पढ़े थे हम लोग, कोरल रीफ के पास ही एनिमल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो शेल्टर होता है मान लो उन सब का, तो लोगों को तो पता ही है ना, वहाँ पे शेल्टर, वहाँ पे मछलियाँ वगैरह ज़्यादा होंगी। अब समुद्र में मछलियाँ, वहाँ पे कोरल रीफ के पास मछलियाँ ज़्यादा होंगी, तो लोग सीधे वहीं पे अटैक करेंगे, तो वहीं पे अटैक करेंगे फिश मछली को पकड़ने के लिए, तो उससे कोरल रीफ का भी नुकसान होगा। मान लो आप खेत का ही ले लो, खेत में किसी के खेत में बहुत सारे, कुछ भी मान लो खेत में बहुत सारे लोग, अगर कोई खेत का लगा हुआ है, कोई मान लो खेत में धान की खेती हुई है, तो वहाँ पे अगर धान की खेती में वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हमने देखा है, ठीक है, हमने सुना भी है, देखा भी है कि धान की खेत में ना मछलियाँ भी पाई जाती हैं, तो लोग मछलियों को पकड़ने जाते हैं। ठीक है, तो अब मछलियों को पकड़ने जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा वहाँ की मछलियों के साथ वहाँ का धान का, जिसका खेत में जाएंगे धान की नुकसान होगी कि नहीं होगी, मान लो पैर से उनका कुचलते उचलते जाएंगे लोग, तो वही सेम यहाँ भी होता है कि अगर रीफ के पास लोग जाते हैं मछली पकड़ने, तो रीफ को भी, कोरल रीफ को भी नुकसान करते हैं, पॉल्यूशन वहाँ भी फैलाते हैं। और डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस, अगर डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस का मतलब ये है, अगर डिस्ट्रक्टिव मेथड से अगर मछलियाँ पकड़ेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। डिस्ट्रक्टिव मेथड क्या होगा, डायनामाइट फिशिंग। डायनामाइट फिशिंग का मतलब ये होता है ना, मछलियों को पकड़ने में डायनामाइट फिशिंग का लोग यूज़ करते हैं आजकल। डायनामाइट का ये है, डायनामाइट का मतलब ये कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, कोई विस्फोटक चीज़ों को पानी में डालते हैं, विस्फोटक, तो उससे मछलियाँ भी मर जाती हैं, मछलियाँ मरती हैं तो ऊपर आ जाती हैं, तो ऊपर आ जाती हैं तो जल्दी से ये लोग पकड़ लेते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ मछलियों को पकड़ने के साथ वो रीफ को भी तो नुकसान करता है। मान लो क्या होगा, विस्फोट, मान लो कोई बम अगर फेंक दिया तो मछलियाँ तो मरी, ठीक है, उसके साथ रीफ, वहाँ पे अदर क्रिएचर भी तो मरेंगे, वहाँ पे अदर जो आखिर में रीफ भी तो कोरल रीफ एनिमल ही थे, वो भी तो मरेंगे। हाँ तो ठीक है, वो भी मरेंगे। तो यही सारे नुकसान थे किसके, कोरल रीफ को कैसे नुकसान पहुँचाया था, तो ये था इसमें। तो ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आई होगी, नोट्स अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ यार फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो। और एक चीज़ और प्लीज़ कर रहे हैं कि वीडियो पूरा देख लिया करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई और टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो वो टॉपिक नेक्स्ट लेके आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।